हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को करने वाले हैं 30 मिनट्स के अंदर रिवाइज, है ना। ये क्या होगा कि आपने अगर ये चैप्टर अच्छे से देख रखा है पहले से, तो एक क्विकली आपको सारे का सारा रिवाइज हो जाएगा यार, क्या क्या है इस चैप्टर में, क्या क्या मेन बातें हैं, क्या क्या आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है कि हाँ जो बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं। और इस लेक्चर को प्रेजेंट करूँ मैं भारत पंचाल आप सबके सामने, और भी बहुत सारे चैप्टर्स के 30 मिनट रिवीजन वीडियो मैंने बना दिए हैं। और इस चैप्टर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिटेल वन शॉट करवा रखा है, बढ़िया वाले नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे हैं, हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रखे हैं, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज हैं आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। सारे के सारे लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम हुआ करता है कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कब बनता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब एक सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ जुड़ जाता है। लिगेंड्स किसे कहते हैं, वो अनायनिक या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। और जब वो डोनेट करते हैं, इनके इन हरकतों से जो कंपाउंड बन के निकलते हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है। और जो यहाँ पर लिगेंड है उसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो उसे लुईस बेस भी बोल देते हैं। ये एक लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, और ये भाई साहब यहाँ पर एक लुईस एसिड की तरह काम कर रहे हैं। लुईस बेस किसे कहते हैं, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लुईस एसिड किसे कहते हैं, विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका शॉर्टकट ऐसे याद रख सकते हो, बी डी। बी मींस जो बेस होते हैं वो डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई बार आपका क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, जो डबल सोल्ट होते हैं उनके अंदर आप देखोगे जनरली आपको क्या मिलेगा, दो सिंपल सोल्ट होंगे और इक्विमोलर प्रोपोर्शन के अंदर होंगे। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो इसमें क्या होता है भैया, द सिंपल सॉल्ट फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। इसमें जरूरी नहीं है कि वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो, डबल सॉल्ट में वो इक्विमोलर में होंगे। ये क्या होते हैं, दीज आर आयोनिक कंपाउंड, और इनके अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। इनके अंदर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो मिलेगा ही, आयनिक बॉन्ड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सोल्ट आर द सेम एज दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। कि डबल सोल्ट जिनसे मिलके बना है ना, जिन सोल्ट से मिलके बना है, डबल सोल्ट की प्रॉपर्टीज उन्हीं सोल्ट जैसी होगी। और अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से एंटायरली डिफरेंट हो जाती है इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है। डबल सोल्ट जो होता है नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो दो तरह की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। आगे आएगा हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। और जब एक डबल सोल्ट को आप एक्वा सॉल्यूशन में डालते हो तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, अलग अलग आयंस में बन जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। लाइक ये है K4FeCN6 है। अगर आप इसको पानी में डाल के ब्रेक करना चाहो, मे बी ये पोर्शन टूट जाएगा, बट FeCN6 जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना भाई, ये नहीं टूटेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये है डबल सोल्ट का एग्जाम्पल, और ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल। क्लियर है। आगे बढ़ो, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कई तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकती है, यहाँ पर हम चार्ज के बेसिस पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है स्फीयर पे, अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है लिगेंड्स, क्योंकि लिगेंड से ही देखिए हर एक चैप्टर का ना एक कोर पॉइंट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिगेंड्स ही है, इस पे ये सारा कुछ डिपेंड करता है। लिगेंड्स किसे कहते हैं, द एटम आयन और मॉलिक्यूल विच कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड्स क्या होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे टू सेंट्रल मेटल एटम, है ना। डेंटिसिटी ऑफ अ लिगेंड्स क्या होता है कि एक लिगेंड कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे टू सेंट्रल मेटल एटम, या फिर एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वही उसकी डेंटिसिटी होती है। मोनोडेंटेंट लिगेंड किसे कहेंगे, अगर कोई जिसके पास सिंगल डोनर एटम हो, सिर्फ एक ही डोनर एटम होगा जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर है Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, या फिर H2O देख लो, NH3 देख लो। NH3 में नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट कर सकता है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइडेंटेंट लिगेंड, ये इंपॉर्टेंट है। बाइडेंट, अच्छा तबियत थोड़ी खराब है, एडजस्ट कर लेना। बाइडेंटेंट किसे कहते हैं, जिसके पास दो डोनर एटम होते हैं जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। व्हेन अ लिगेंड कैन बाइंड थ्रू टू डोनर एटम, एग्जाम्पल है ऑक्सालेटो, है ना। ऑक्सालेटो में COO, इसे C2O4 बोलते हैं, और इस पर टोटल 2 नेगेटिव चार्ज होता है। इथेन 1,2 डाइमाइन, इसका दूसरा नाम होता है इथाइलिन डाइमाइन, है ना। CH2NH2 CH2NH2, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करता है। एक है ग्लाइसिनेटो, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ग्लाइसिनेटो में नाइट्रोजन के पास होते हैं और ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ना। इसका फॉर्मूला होता है, इस तरह से लिखते हैं इसको, CHH
COO, इधर नेगेटिव है और इधर NH2 है। नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट करता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स किसे कहते हैं? जिसके पास 2 से ज्यादा डोनर एटम होते हैं। व्हेन अ लिगेंड हैव मोर देन 2 डोनेटिंग साइट। इसका बढ़िया एग्जांपल है EDTA। EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है? इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन। फॉर्मूला क्या होता है? ये देखिए, पहली बात है, आप जाओ इथाइलिन, इथ CH2 डाइमाइन 2 नाइट्रोजन, टेट्रा एसिडिटो 4 एसिडिक CH2 डबल नेगेटिव। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर डोनर एटम कितने हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार ये नेगेटिव चार्ज है ना, 4 जगह है, तो ये मतलब इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, बट एक्चुअली में इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी लोन पे डोनेट करने को है ना, तो ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भले पॉज कर लेना, पॉज करके देख लेना, क्योंकि सारा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात, जैसे CN नेगेटिव है, इसे साइनिडो बोलते हैं। अच्छा, जितने भी अनायनिक लिगेंड्स होते हैं ना, इन सब का जो नाम है वो O से एंड हो होता है, ठीक है। क्लोरिडो है, Cl नेगेटिव होता है, ब्रोमिडो है, आयोडिडो है, नाइट्रिटो N है, ये NO2 ONO ये एक जैसे होते हैं, इनका फॉर्मूला तो सेम ही है, NO2 और ONO। इसे बोलते हैं नाइट्रिटो N क्योंकि ये N की तरफ से लिंकिंग करता है, और ये कहलाता है नाइट्रिटो O क्योंकि ये O की तरफ से लिंकिंग करता है। इसके बाद हाइड्रोक्सो, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेटो, थायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो, CH3COO को बोलते हैं एसीटेटो, H को बोलते हैं नेगेटिव को हाइड्रिडो, ऑक्सो, ऑक्सीजन 2 है, 2 नेगेटिव है परऑक्सो, SO3 2 नेगेटिव सल्फिटो, SO4 2 नेगेटिव सल्फेटो, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेटो। अच्छा, ये सब क्या है बेटा जी? ये सब मोनोडेंटेंट लिगेंड है, ठीक है। ये 4 जिनका दिया गया है। बाइडेंटेंट की बात करें तो जैसे ग्लाइसिनेटो, अभी फॉर्मूला करवाया था, ऑक्सालेटो, इन दोनों का फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके बाद न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार भाई इनका नाम O के साथ एंड होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी इन पे चार्ज जीरो होता है, फिक्स है। जैसे अमाइन है, अमाइन में A आता है, मेरे से गलती हुई है ये कई बार कि मैं सिंगल M लिखता हूँ, बट आप लोगों ने डबल M लिखना है। CH3NH2 इज मिथाइलमाइन, H2O एक्वा, NO नाइट्रोसिल, CO कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल। एक होता है SO भी होता है, यहाँ पर दिया नहीं हुआ, SO को हम लोग थायोनिल बोलते हैं, ठीक है। CS को बोल देते हैं थायोकार्बोनिल। PH3 फोस्फिन, 3 बेंजीन और P हो तो ये कहलाता है ट्राइफिनाइल फोस्फिन, है ना। NH2 CSNH2 थायोयूरिया, इसे क्या बोलते हैं? इट इज pyridine, CH3 मिथाइल। बाइडेंटेंट का इसका बड़ा फेमस एग्जांपल है इथेन 1,2 डाइमाइन, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक दो के बारे में खास बात बताता हूँ। जैसे ये है ट्राइफिनाइल फोस्फिन हो गया, या फिर ये हो गया, इन्हें कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स बोलते हैं। सर कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स कौन से होते हैं? ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई आ जाता है। जैसे आप देखो, इसके नाम में ट्राई आ चुका है, इसके नाम में ऑलरेडी डाई आ चुका है, तो ये थोड़े से स्पेशल केस होते हैं, मतलब स्पेशल केस होते हैं, इनको अलग से ट्रीट करते हैं। अच्छा, इस लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, भारत पंचाल सर के नाम से है, चेक कर लेना। एम्बीडेंटेड लिगेंड है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स किसे कहते हैं? दोज लिगेंड्स विच हैव 2 डोनर एटम बट यूज 1 एटम टू अटैच विद अ सेंट्रल मेटल एटम। ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 डोनेटिंग साइट्स होती हैं, जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं, बट वो एक साइड में सिर्फ एक एटम का ही यूज करवाते हैं। जैसे CN नेगेटिव है, नाइट्रोजन की तरफ से लिंक कर पाएगा, NC नेगेटिव है, ठीक है ना। जैसे अभी किया था NO2 N की तरफ से लिंक कर रहा था, ONO, है ना। ये सब एम्बीडेंटेंट है। बाइडेंटेंट 2 डोनर एटम होंगे AM, बट यूज एक का कर पाएंगे। अगला है चिलेटिंग, चिलेट क्या होता है? देखिए, जब एक बाइडेंटेंट लिगेंड या 2 से ज्यादा अगर किसी के पास डोनर एटम हो, वो जुड़ेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। इस रिंग टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? यहाँ पर ये चिलेट बन चुका है, इस लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, और इस प्रोसेस को चिलेशन बोलते हैं। It is a closed ring type compound formed by polydentate ligand, chelating ligand, और on binding to central metal atom। इंपॉर्टेंस क्या है? ये ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। यूज कहाँ पर कर सकते हो इसका? सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर में, डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन में, सेपरेशन ऑफ एब्लोक एलिमेंट में, ठीक है ना। जैसे ये है MCl2En है, ठीक है ना, ये M है और ये Cl, इधर En एक बाइडेंटेट लिगेंड है ना, तो देखो इसने एक रिंग बना दी, इस तरह से होता है। कोऑर्डिनेशन एंड डाइटी किसे कहते हैं? द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड विच आर डायरेक्टली अटैच टू ईच अदर आर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंड डाइटी। काउंटर आयन किसे कहते हैं? जो स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन क्या होता है कि जब भी आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे, कुछ स्ट्रक्चर बन के निकलेगा, है ना, लिगेंड्स को स्पेशली अरेंज करोगे तो इस तरह के अरेंजमेंट निकल के आएंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है ना।
ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कितना चार्ज अपीयर हो रहा है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, टोटल चार्ज कितना अपीयर हो रहा है, वो जो है ओके। आइसोमेरिज्म से पहले हमें थोड़ा सा नोमेनक्लेचर देखना है, फिर हम आइसोमेरिज्म की बात, चल आगे बढ़ते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि हमने कर दी ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड हो, जैसे कि इधर सिर्फ CN है तो ये होमोलैप्टिक है, इन विच ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट। हेट्रोलैप्टिक किसे कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड्स हो, जैसे Cl2 En2, है ना। अच्छा, एक वर्नर थ्योरी आती है, 3 थ्योरी पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वर्नर थ्योरी सबसे पुरानी थ्योरी है और हर एक थ्योरी कुछ बोलती है। अच्छा, तबीयत थोड़ी ख़राब है, समझ जाना, एडजस्ट कर लेना। वैसे मैंने खुद को बहुत रोका है कि तबीयत ठीक हो तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, बट ये तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, फिर मुझे लगा कि यार कब तक कंट्रोल करूँ, दैट्स वाई, प्लीज़ मजाक मत उड़ाना, ठीक है। चलो, मेटल पोसेसेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है, पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी। क्या मतलब हुआ कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है बेटा, वो होती है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ एक दो बातें यहाँ पर, ओके, बहुत बढ़िया ये है कि कलर सेलेक्ट करने रहेंगे अभी हमें। चलो देखो, जैसे कि कोई आपको कह दे यही है FeCN6 3 नेगेटिव है, मैं आपसे पूछूं बताओ इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ लिगेंड्स या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो CN एक मोनोडेंटेड लिगेंड है और 6 है, तो यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Fe को क्या मान लोगे, एक्स CN कितने हैं 6, -1 इज इक्वल टू -3, एक्स माइनस का 6 उधर जाएगा प्लस का 6, 6 - 3 एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, यहाँ से ना एक तरह का क्वेश्चन और भी बनता है, जैसे कुछ ऐसे बन जाता है CR NH3 6 NH3 एंड 3H2 ऐसे करके होता है, ठीक है ना। और 3H2 नहीं 3Cl2 है, मान के चलो 3Cl ऐसे है, या Cl3, इस तरह से होगा। और आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर ना मैंने एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला, एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला और यहाँ पर 1 मोल ऑफ AgCl बन गया, 1 मोल ऑफ AgCl इस तरह का। और आपको पूछा जाएगा कि इसका फॉर्मूला बताओ, 1 मोल ऑफ AgCl है ना, इसका मतलब बाहर की तरफ। अच्छा, मैं यहाँ पर ना 2-3 केस लिख देता हूँ ऐसे, जस्ट अ मिनट, ये है, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ AgCl मतलब बाहर की तरफ एक Cl आएगा, है ना, क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो आयनाइजेबल ही बना सकते हैं ना, तो एक HCl आयनाइजेबल होगा, बाकी जो 3 Cl में से 2 Cl अंदर रहेंगे और NH3 कितने बचेंगे अंदर, 4, अंदर 6 की ही जगह है मैक्सिमम। यहाँ पर Cr है और बाकी NH3 बाहर चले जाएंगे, NH3 4 बाहर हो जाएगा, NH3 4 नहीं 2, चलो कोई बात नहीं। जैसे ये 1 नहीं, ये बोल देते हैं कि 2 मोल्स ऑफ AgCl बन रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ AgCl बन रहे हैं, यानी कि आयनाइजेबल Cl कितने होंगे 2, वही AgCl बना पाएंगे। और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास, Cr और एक Cl को अंदर ले जाओ, NH3 कितने हो जाएंगे अंदर, NH3 हो जाएंगे बेटा जी 5, ठीक है ना। NH3 तो 6 थे, तो बाहर एक NH3 चला जाएगा। अब जैसे कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ 3 मोल्स ऑफ AgCl है, देखो बेटा सिंपल है, जितने AgCl बन रहे हैं आप Cl उतने बाहर लो, 1 मोल ऑफ AgCl तो एक Cl बाहर, 2 मोल्स ऑफ AgCl तो 2 Cl बाहर, 3 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्मूला बता देना, अंदर मैक्सिमम 6 की जगह हो सकती है, तो एक Cl को बाहर रखने के बाद 2 Cl को अंदर करना पड़ा, 2 Cl को बाहर रखने के बाद एक को, NH3 को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का सिंपल सा रहता है, देखो जैसे कि आपका एक सिंपल सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ऐसे, तो अगर ऐसे है स्फेयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड है, तो पहले आप लिगेंड का नंबर मेंशन करते हो, फिर लिगेंड और फिर सेंट्रल मेटल एटम और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दोगे। अगर लिगेंड से एक से ज़्यादा है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ट्रीट करते हो, ठीक है, ये है आम जिंदगी। अब अगर यहाँ पर काउंटरायन लग जाए, मतलब इस स्फेयर के अंदर बाहर कुछ हो, पहले और बाद में कुछ हो, अगर पहले है तो उसका नाम पहले आता है, अगर कुछ बाद में है तो उसका नाम बाद में आता है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ।
जैसे कि FeCl6 है हमारे पास, तो और चार्ज लिखना चाहो तो चार्ज भी लिख लो, मान के चलो इधर 3 नेगेटिव है। अच्छा, अगर कभी अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा ना, अनायनिक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या फिर यहाँ पर मेटल एटम लग जाए, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 है ना, पहले लिगेंड्स का नाम आएगा हेक्सा, और Fe है हेक्सा, और Cl को बोलते हैं क्लोरिडो, जब वो लिगेंड की तरह रोल प्ले कर रहा है, और Fe का नाम यहाँ पर आयरन नहीं होगा, Fe का नाम यहाँ पर फेरेट होगा, और लास्ट में क्या लगाएंगे हम लोग, आयन। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलोगे, Fe को X मान लोगे, Cl जो है 6 है, Cl पे -1 चार्ज होता है, इजिकल टू -3, x माइनस का 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 6 - 3, x इजिकल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3, तो यहाँ पर आप 3 लगा दोगे। ठीक है, अगर यही एग्जाम्पल कुछ ऐसे हो जाए, FeCl6 है और यहाँ पर मान के चलो K4 हो जाए, तो मैंने क्या बोला था कि अगर स्फेयर है, स्फेयर से पहले कुछ आ जाए तो उसका नाम पहले होता है, और हाँ ये काउंटर आयन होता है, काउंटर आयन का नंबर मेंशन नहीं करते हम लोग। 4 पोटेशियम है तो उसको हम ऐसे नहीं है कि टेट्रा पोटेशियम बोलेंगे, इसको सिंपली हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम, क्या बोल देंगे, पोटेशियम। अंदर चलो, अंदर जाएंगे, ये तो इसका नाम हो गया, अंदर चलो तो 6 है हेक्सा, और Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरिडो, और Fe का नाम चेंज होगा, Fe का नाम 2 केस में चेंज हो जाता है, या तो ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा हो या फिर आगे मेटल एटम दिख रहा हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, Fe को X मान लोगे, Cl 6 है, Cl पे -1 चार्ज होता है, पोटेशियम 4 है, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, इक्वल टू 0, इसको सिंपल आउट करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, या फिर मान के चलो ऐसा हो जाता, आपके पास ऐसा हो गया FeH2O6 और Cl2 है। तो अब देखिए स्फेयर से पहले कुछ नहीं है, हम सीधा स्फेयर में एंटर करेंगे, तो स्फेयर में पहले लिगेंड्स का नाम मेंशन करना होता है, 6 है तो हेक्सा Cl को क्या बोल देंगे, Cl इज नोन एज क्लोरिडो, Fe का नाम आयरन रहेगा, क्योंकि ऊपर ना तो नेगेटिव चार्ज मुझे दिखाई दे रहा है, ना ही आगे कोई मेटल एटम दिख रहा है, तो इनका नाम सिंपली रखे जाते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक से नाम सीख गए होंगे आप इनका। ठीक है ना, और Fe को क्या बोल देंगे, आयरन, आयरन हो चुका है, और लास्ट में Cl2 है, नंबर मेंशन नहीं करते हैं काउंटर आयन का, क्लोराइड बोलेंगे। क्या सर, नाम तो इसका क्लोरिडो था, क्लोरिडो इसका नाम तब है अगर ये हमारे पास रोल प्ले कर रहा है लिगेंड का, ये काउंटर आयन बन रहा है, तो इसका नाम सिंपल क्लोराइड होगा। तो Fe को क्या मान लेंगे, x, H2O 6 है, 0, Cl 2 है, -1 इजिकल टू में इस पूरे पे चार्ज 0, x इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग 2 लिख देंगे। गेटिंग माई पॉइंट, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास देखो यार, इसके बाद तो प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। जैसे K4 FeCN6 है, पहले इसका नाम करेंगे, K को बोलेंगे पोटेशियम, 6 है तो हेक्सा साइनिडो, Fe को क्या बोलेंगे, फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 2 आ जाएगी। आगे बढ़ो, तो यहाँ पर 2 लिगेंड है, इन दोनों में से अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसको एक्वा बोलते हैं, इसको क्लोरिडो बोलते हैं, इसका नाम पहले आएगा, तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो। Cr को बोलेंगे क्रोमियम, और NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, नाइट्रेटो बोलते हैं, बट वो तब बोलते हैं जब लिगेंड होता है। अब तो ये क्या है, अब तो ये काउंटर आयन है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, Cr को क्या मान लोगे, Cr को X मान लोगे, Cl कितने हैं 2, Cl पे -1 चार्ज होता है, H2O 4 है, H2O पे 0, और NO2 पे -1 होता है, इक्वल टू 0, x -2 -1 -3 इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3। अच्छा, जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस में ही आएगी, हद से 0 हो सकती है वरना प्लस में ही आएगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, COCl NO2 NH3 4 बहुत सारे लिगेंड्स हो गए, तो इनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमाइन से पहले तो कुछ नहीं आता है, टेट्रा अमाइन, इसमें से आएगा क्लोरिडो, इसमें से आएगा नाइट्रिटो एन, ये नाइट्रिटो एन आएगा, नाइट्रो एन नहीं आएगा, नाइट्रिटो एन, कोबाल्ट 3, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना। K3 FeC2O4 थ्राइस है। अब देखो पहले इसका नाम आएगा, K3 को क्या बोलेंगे, पोटेशियम, ठीक है, पहले इसका नाम आ गया, फिर लिगेंड्स का नाम आएगा ट्राई, C2O4 को बोलते हैं ऑक्जेलेटो, Fe को क्या बोलेंगे, फेरेट, क्योंकि मेटल एटम लगा ना नाम चेंज हो जाता है। उसके बाद K3COCN5NO, तो पहले इसका नाम आएगा, K3 को बोल देंगे पोटेशियम, CN और NO में से CN का पहले आएगा, पेंटासाइनिडो, NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल, CO का नाम चेंज हो जाएगा कोबाल्टेट। नाम कब चेंज होता है मेटल एटम का, या तो पर आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा हो या फिर बाहर मेटल एटम दिख रहा हो। आगे बढ़ते हैं, COCl2En2SO4, तो इन दोनों में से नाम पहले आएगा क्लोरिडो का, तो डाई क्लोरिडो। En एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड याद है आप लोगों को मैंने कौन से बोले थे, जिनके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई आता है, En का नाम होता है इथाइलिन डाइमाइन, इसके नाम में ऑलरेडी डाई आ गया। तो जो आपके कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स होते हैं ना, इनमें क्या रहता है कि इनमें 2 को बोलते हैं बिस, 3 को बोलते हैं ट्रिस, 4 को बोलते हैं टेट्राकिस, 5 को बोलते हैं पेंटाकिस, इस तरह से इनके नाम रहते हैं। ठीक है ना, बिस, En को बोल देंगे इथेन 1,2 डाइमाइन, और CO को बोल देंगे कोबाल्ट। ठीक है ना, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, है ना, Cl की -2, SO4 की -2 इजिकल टू 0, x, और ये x इजिकल टू कितना आ जाएगा 4, और SO4 को बोल देंगे सल्फेट। इस तरह से है, जैसे NiCO4 है तो टेट्रा कार्बनिल, और Ni को क्या बोल देंगे, निकल।
अच्छा इसको देखो, जैसे COCLONOEN ट्वाइस, इसमें क्लोराइड का नाम पहले, फिर इसका नाम आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई, और ये 2 है 20 इथेन 1,2 डाइमाइन, ONO को बोलेंगे नाइट्रिटो O, CO का नाम कोबाल्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से नाम चेंज नहीं होता, तो इसका नाम सिंपली कोबाल्ट रखा जाएगा, ठीक है ना। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना 3 आयन, इस तरह से इसको करना है। तो ये हुआ नोमेनक्लेचर। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आइसोमेरिज्म। चलिए बात स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म की, कि आइसोमर्स किसे कहते हैं। आइसोमर आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, लगभग वैसा वैसा ही है, और आइसोमर के क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 or more coordination compound which have same molecular formula but have different ways of attachment of their ligands to the central metal atom and have different properties are called isomers, and this phenomenon is known as isomerism। कि फॉर्मूला तो सेम होगा, आइसोमर्स की सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि इनका फॉर्मूला सेम होता है, और जो लिगेंड्स की अटैचमेंट होती है ना वो डिफरेंट होती है, ठीक है ना। इसी को आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमर 2 तरह के होते हैं, पहला होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर किस तरह से अराइज होता है बेटा, स्ट्रक्चर की वजह से, और स्टीरियो क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स के डिफरेंस की वजह से। देखेंगे, ठीक है ना। पेपर में क्वेश्चन जनरली क्या पूछा जाता है, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन कर दो, और अगर इतनी अच्छी नहीं है तो आपको बोला जा सकता है कि भाई ये बताओ यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। देखते हैं कि क्या मतलब होता है। सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमर, नाम में ही सब कुछ है। आयनाइजेशन आइसोमर्स किसे कहते हैं, विच गिव डिफरेंट आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि ये है CO Br H2O5Cl, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये क्लोराइड आयन देगा। अब Cl को अंदर ले जाओ, Br को बाहर ले आओ, इसको तोड़ेंगे तो ब्रोमाइड आयन देगा। सिमिलरली अब ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। अगर मैं इसको पानी में डालता हूं तो ये ब्रोमाइड आयन देगा, है ना। ये जो काउंटर आयन होते हैं ना, ये आयनाइजेबल वैलेंसी होती है, टूट सकती है। और यहाँ पर अगर इसको Br को अंदर ले जाएं, SO4 को बाहर ले आए तो SO4 को तोड़ेंगे तो ये सल्फेट आयन देगा। तो डिफरेंट आयन जो देता है वो होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद हमारे पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आता है, जिसका दूसरा नाम होता है सोल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे अंदर और बाहर। जैसे इस केस में देखो, अंदर 6 H2O है, अब H2O को बाहर कर दो, अंदर 4 H2O रह गए, फिर एक और बाहर कर दो, 3 H2O रह गए। अब इस केस में अगर आप बाहर H2O देखते तो बाहर तो एक भी नहीं है, इस केस में 2 H2O है, इस केस में 3 H2O है, तो इसे बोलते हैं हाइड्रेट। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। डिफाइन करते हैं, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अक्कर व्हेन देयर इज इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटायनिक एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डिफरेंट मेटल आयन। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है ना। ये 2 मेटल होंगी, कैटायनिक और अनायनिक, मतलब एक न्यूट्रल लिगेंड लोगे और एक अनायनिक, और इनको इंटरचेंज कर दो। अगले केस में देखो तो यहाँ पर क्या हो गया है, अब जैसे CO के पास CN है, अगले केस में CO के पास NH3 है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, लिगेंड्स की इंटरचेंजिंग कर दोगे। लिंकेज आइसोमेरिज्म तब आता है जब आपके पास एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हो। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होंगे तो उनकी वजह से क्या होगा, लिगेंड्स की जो लिंकिंग है वो डिफरेंट हो जाएगी टुवार्ड सेंट्रल मेटल एटम। सर आप ये बात कैसे कह रहे हो, मैं समझाता हूँ। जैसे कि CONH3 5NO2Cl है, इसमें जो NO2 है वो N की तरफ से लिंक करेगा, अगले केस में O की तरफ से लिंक करेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लिंकेज आइसोमेरिज्म है। लिंकेज आइसोमेरिज्म की एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उधर एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। आयनाइजेशन में डिफरेंट आयंस होंगे, हाइड्रेट में H2O मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे, कोऑर्डिनेट में आप क्या करोगे, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर लोगे। आगे बढ़ते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 चीजें देखने को मिल सकती हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आगे पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल में 2 फेमस फॉर्म है, सिस एंड ट्रांस। अब देखिए सिस किसे कहते हैं, सेम लिगेंड्स आर ऑन सेम साइड, ठीक है ना। और ट्रांस किसे कहते हैं, सेम लिगेंड्स आर ऑन अपोजिट साइड, ठीक। अब देखिए जैसे सिस है, सिस में क्या होगा, आप देखो NH3 जो सेम लिगेंड्स है वो सेम साइड है, अगले में जो सेम लिगेंड्स है वो डिफरेंट साइड है, उसे ट्रांस बोल देंगे। आगे बढ़ो, जैसे ये हो गया। अच्छा अगर कभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए तो वहां पर सिस ट्रांस कौन डिसाइड करता है, ये वाली पोजीशन। अगर यहां पर लग जाते हैं तो उसे हम लोग ट्रांस बोलते हैं, और अगर सेम यहां पर नहीं लगे हैं तो वो सिस है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अच्छा यहाँ पर एक माइनर सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये है जैसे इधर हमने लगा दिया X और इधर लगा दिया L। अच्छा इन्हें ऑक्टाहेड्रल, अच्छा बहुत सारे बच्चे ऑक्टाहेड्रल नहीं समझ पाते हैं, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उन्हें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं हम लोग। अब देखिए जैसे कि सेम लिगेंड्स हैं, L नहीं है इधर, एक इधर L है इधर X है, तो सेम लिगेंड इस पोजीशन पे नहीं है। और अगर यहाँ पर नोटिस करो सेम लिगेंड्स इस पे है, इस वाले पे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। जैसे MX2A2 हो जाए, मतलब आपके पास एक बाइडेंटेड लिगेंड भी आ जाए। तो याद रखिए कि जो सेम लिगेंड्स हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड जो है वो इधर नहीं होने चाहिए, अगर इधर हो जाएंगे तो ट्रांस, अदरवाइज वो सिस है। ये क्या है, सिस। और अगर मैं इधर बात करता हूँ, ये क्या है, ध्यान दीजिए तो
ये हमारे पास क्या है, इट इज ट्रांस। आगे बढ़ते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक और आपको देखने को मिल सकता है, ये स्पेशल आता है Ma3B3 की फॉर्म में या X3, मतलब 3 एक जैसे लिगेंड हो। जैसे एग्जांपल की बात करो CONH3 थ्राइस NO2 थ्राइस, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपको 2 आइसोमर देखने को मिलेंगे, फेशियल एंड मेरिडियोनल। फेशियल में क्या होता है, देखो समझना कि जैसे कि ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस तरह से मिलेगा, तो जो सेम लिगेंड्स वो आपने कुछ इस तरह से लगाने कि एक फेस बन रहे हो। क्या बन रहा हो भाई, एक फेस बन रहा हो, ठीक है। जैसे बी 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 इधर लगा दिया तो ये एक फेस बन रहा है, ठीक है ना, ये एक फेस बन के निकल के आ रहा है आपका इस तरह से। देखो यहाँ पर अगर ध्यान दो तो ये जो है NH3 NH3 NH3, ये क्या है, एक फेस बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर NO2 की बात करो तो ये एक फेस बना रहे हैं। मेरिडियोनल में क्या होगा कि इधर मतलब फेस नहीं बनेगा, क्या होता है ऑक्टेट में होता है ना, एक ऐसे और 4 इस तरह से, इनमें ही लग जाएगा। जैसे आप नोटिस करो यहाँ पर ये जो है सेम लिगेंड्स। अब सेम लिगेंड्स अगर फेशियल पोजीशन पे लग रहे हैं तो वो फेस है, और अगर इस पे नहीं लग रहे हैं सेम लिगेंड्स, इस तरह से नहीं है, एक मर टाइप से बन रहा है, ठीक है। बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन है, सेम लिगेंड्स आर इन वन प्लेन, तो मेरिडियोनल है, सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई वन फेस, तो उसे हम लोग बोल देंगे फेशियल आइसोमर्स। अच्छा नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर वही वाली बात है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देंगे, इनकी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनेगी। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज क्या होता है, लाइक अगर मैं टी की इमेज बनाऊंगा, टी की मिरर इमेज क्या बनेगी, टी की मिरर इमेज आई गेस टी बनेगी, तो ये सुपर इंपोजेबल है, ठीक है ना। और अगर मैं मान के चलो पी की मिरर इमेज बना दूं तो ये इसके ऊपर इंपोज नहीं हो सकती, इसके ऊपर इस तरह से फिट नहीं होगी, ये नॉन सुपर इंपोजेबल है। तो याद रखिए ऑप्टिकल आइसोमर बनाते समय आपकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आपको जनरली दिखाई देगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। तीसरी बात, आपको एक आधा बाइडेंटेंट लिगेंड लेना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, आपसे कोई पूछ लेता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल भी शो कर सकता है, तो वो सिस है, ट्रांसफॉर्म नहीं शो करती है। 1 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो देखो भाई, ऑप्टिकल आइसोमर इज, देखिए लिखा गया है, इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग बाइडेंटेंट लिगेंड, ठीक है। द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर इज फॉर्म इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। अब देख लो, जैसे ये पीटी है, सीएल है EN लगा रखे आपने बाइडेंटेंट लिगेंड, मिरर लगाया तो जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट में चला गया और जो राइट है वो लेफ्ट में आ गया। अच्छा अगर ये डी फॉर्म है तो इसकी ये एल फॉर्म हो गई, ठीक है। इसके बाद CONH3 ट्वाइस CL EN है, EN लगा दिया, NH3 लगा दिया, CL लगा दिया, तो कर दो भाई। अच्छा, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को भी आप ऐसे लिख के दिखा सकते हो, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं, आइसोमर्स हो गए, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे ये हो गया, ठीक है, क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही बनेगा, तो CL इधर, और मिरर इमेज बनाई है, ये जो लेफ्ट साइड है ये राइट में चली जाएगी, जो इसकी राइट साइड है वो इसकी लेफ्ट साइड में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मेटल कार्बोनिल। अगर मैं लिगेंड्स की बात करता हूँ तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड CO को कंसीडर किया जाता है। CO भैया के पास कुछ खास शक्तियां होती हैं, शक्तियां ऑफ बैक बॉन्डिंग, सिनर्जिक इफेक्ट आएगा भी, देखेंगे क्या होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट कंटेन कार्बोनिल लिगेंड ओनली आर टर्म्ड एज मेटल कार्बोनिल, जैसे NiCO4 है, FeCO5 है, CrCO6 है। अब ऐसा होता क्यों है, इन मेटल कार्बोनिल द मेटल कार्बन बॉन्ड हैज बोथ S and P कैरेक्टर। पॉइंट नंबर 1, CO ligand attach itself to metal atom from the carbon atom to form metal carbon bond. It is a weak donor. ठीक है, मेटल कार्बन का क्या बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनिल कार्बन टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। समझ रहा कि कार्बोनिल है, कार्बोनिल क्या करेगा कि कार्बन अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा एक मेटल को, मेटल, और यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, तो एक वीक बॉन्ड है। कार्बन बोलेगा कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, मेरा ऑक्सीजन के साथ बढ़िया है, पाई बॉन्ड बना हुआ है, मस्त। ये कहेगा ओके, कहता है तो फिर मैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए क्या करूं, कहता है तू भी मुझे इलेक्ट्रॉन दे, मैंने तुझे इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाया ना, तू इलेक्ट्रॉन दे, तो बैक बॉन्डिंग हो जाती है। इसे ही सिनर्जी इफेक्ट बोलते हैं। इस बॉन्ड को ज्यादा शक्तियां प्रदान करने के लिए ना मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द, देखिए ध्यान से समझिएगा देवी और सज्जनों, बाय द डोनेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फील्ड d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम to vacant anti-bonding pi star orbital of CO. This property of back bonding which stabilize the metal ligand bond is known as synergic effect. देखो क्या है, ये मेटल है, ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल के पास ये होता है फील्ड, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल कार्बन का बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। क्या हो गया भाई, बॉन्ड बन गया। सबसे पहले तो कार्बन अपने लोन पेयर देगा, देखिए ये सबसे बढ़िया है, कार्बन ने अपने लोन पेयर दिए मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, तो क्या हो गया,
यहाँ पर क्या हो गया है, सिग्मा बॉन्ड बन गया है। फिर मेटल ने इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर, जो CO का एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन दिए। पहले सिग्मा बॉन्ड बनना था और अभी कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई। ये जो सिग्मा पाई बॉन्ड बन गया है, इसी को हम लोग मेटल कार्बोनिल की सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड वीक होता है क्योंकि कार्बन ने इधर भी बॉन्ड बना रखे ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल में से, ये अपने फील्ड में से, देखिए पहले कार्बन ने अपने फील्ड में से किसको दिए थे, मेटल को, फिर मेटल ने अपने फील्ड में से किसको दिए, कार्बन के एम्प्टी को। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बोल देते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग बोल देते हैं। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। सिंपल सी बात बता रहा हूं भाई साहब, मतलब सब दुखों की एक दवा है, जहां पर चिलेशन पॉसिबल है ना, वो हमेशा ज्यादा स्टेबल मिलेगा। बाकी और सारे फैक्टर पढ़ेंगे, बट मैं याद रखूं चिलेशन, मैं बोल रहा हूं चिलेशन को देख लेना कि अगर कहीं पर बाइडेंटेंट लिगेंड आ रहा है तो वो रिंग बना सकता है और वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। चलो पढ़ लेते हैं। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, एज चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज, चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नेचर ऑफ मेटल आयन, स्टेबिलिटी ऑर्डर 3D से ज्यादा 4D का होता है, 4D से ज्यादा 5D का होता है। नेचर ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। चिलेट रिंग, मोर द चिलेशन मोर इज स्टेबिलिटी। इफेक्ट ऑफ मल्टीडेंटेंट लिगेंड, इफ द लिगेंड्स आर मल्टीडेंटेंट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस। सबसे की पॉइंट ये है, बाकी थोड़े थोड़े सारे से देख सकते हो। अब बात करते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड, बात करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मेटल लिगेंड जो बॉन्ड्स होते हैं अराइज ड्यू टू द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। द मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड कैन यूज N-1D, NS, NP, ND ऑर्बिटल्स फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। देखो इस थ्योरी का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ना, वो हाइब्रिडाइजेशन बताने में है, ज्योमेट्री बताने में है, और भी लो स्पिन, हाई स्पिन, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सब चीज़ें भी बता सकते हैं हम लोग, देखेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, dsp2 है स्क्वायर प्लेनर, dsp3 आती नहीं है, बाकी देख लो, स्क्वायर पिरामिडल, d2sp3 है ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन पॉइंट क्या है और कैसे आप लोगों को करना है, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है ना, वो रहता है लिगेंड्स का, लाइक CN, CO, NH3, ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कैन कोज पेयरिंग, ये पेयरिंग करवा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग से बहुत सारी कंडीशन बदल जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। इसके अलावा जैसे कुछ वीक लिगेंड्स होते हैं, F हो गया, Cl हो गया, H2O हो गया, दीज आर वीक लिगेंड। और वीक लिगेंड कुछ ऐसा नहीं कर सकते, पेयरिंग वगैरह का काम, कंसेप्ट इनका है नहीं। अच्छा याद रखिए, अगर कहीं पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो चीज़ आपकी कलरलेस भी होगी, है ना। बाकी कलरलेस वगैरह का कंसेप्ट हम बताते हैं दूसरी थ्योरी जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। वो सब्सटेंस आपका डायमैग्नेटिक भी होगा, ठीक है। और अगर कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भाई साहब वो सब्सटेंस आपका कलर्ड भी होगा, वो सब्सटेंस आपका पैरामैग्नेटिक भी होगा, ठीक है ना। ये सारी बातें हैं, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। एक दो बातें और आ जाती है, जैसे कि D2sp3 है। अगर लिगेंड्स की फीलिंग के लिए अंदर वाले D का यूज किया जा रहा है तो ये हमारे पास एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है ये हमारे पास, एक इनर ऑर्बिटल। और अगर लिगेंड्स की फीलिंग के लिए बाहर वाले D का यूज किया जा रहा है तो वो हमारे पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बाकी ये सब आप ऑक्टाहेड्रल में देखते हो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा और क्या पूछा जा सकता है। हाँ, अगर कहीं पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो वो आपका कॉम्प्लेक्स होता है लो स्पिन, है ना। जब शादी हो जाती है ना, फिर बंदा ज़्यादा घूम फिर नहीं पाता, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जैसे तुम्हारी ज़िंदगी है ना, तुम चिल कर रहे हो लाइफ में, कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है ना, तुम हाई स्पिन हो, जितने मर्जी घूमो, हमें आंसर करना पड़ता है हर एक घूमने फिरने के लिए। कम टू द पॉइंट, ये दुख भरी कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। चलो रोना आ जाएगा भाई, बहुत दुख है जीवन में। CONH3 पॉजिटिव, अच्छा इसके लिए PYQ करा रखे हैं, अच्छे से देख भी लेना। तो पहले तो यार CO3 पॉजिटिव करेंगे, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना, CO को X मान लोगे, NH3 6 है, NH3 0 इजिकल टू +3, X इजिकल टू +3 हो जाएगा। तो CO3+ की जब कन्फिग्रेशन करोगे, वैसे तो कन्फिग्रेशन क्या होगी, AR18 4s2 3d 7, 4s में 0, 3d में 6 रह जाएंगे, तो वो डी में आपने 6 फिल कर दिए। अच्छा अब
NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो जो अनपेयर्ड है, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्ग ना ज़्यादा खुश देख नहीं पाते, ज़्यादा सिंगल बंदों को देख नहीं पाते, उनकी शादी करवा देते हैं, तो इन्होंने भी शादी करा दी, अनपेयर को पेयर करवा दिया। लिगेंड आएंगे, याद रखना कि एक ऑर्बिटल में एक लिगेंड आता है, क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है ना, तो ये एक लिगेंड आ गया। कितने लिगेंड टोटल? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 लिगेंड्स की फिलिंग, पहले डी में 2, एस और पी में 3। तो आप देख पा रहे हो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो डायमैग्नेटिक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? D2sp3। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल क्यों सर? क्योंकि लिगेंड्स की फिलिंग के लिए आपने अंदर वाले डी का यूज किया है। और डायमैग्नेटिक है, रिपल्शन शो करेगा और इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो आएगी वो 0 आएगी। इसके अलावा आप दूसरा एग्जांपल देख लेते हो, जैसे कि NiCl4 2 नेगेटिव है, ठीक है, इसमें निकल के ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे, निकल 2 + Ar18 3D8 4H0 है, ऐसे रहेगा। अब Cl कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा? लिगेंड्स की फिलिंग यहाँ से होगी, 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन लिगेंड एक एस में गया है, 3 गए हैं पी में, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू √n×n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर, अनपेयर कितने हैं? 2 × 2 + 2, तो √8 Vm आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड NiCN4 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पर 2 अनपेयर है, बट CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर सकता है? पेयरिंग, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा यहाँ पर, तो ये खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ही लिगेंड थे ना, इस तरह से DsP2 स्क्वायर प्लेनर, और ये डायमैग्नेटिक है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है ना, तब आप ये लो स्पिन, हाई स्पिन या फिर इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट नहीं बताते हो। लास्ट थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हर एक थ्योरी में कुछ ना कुछ कमियां थी, देखिए थ्योरी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होते हैं और वो हर जगह सेटिस्फाई करने इतना जरूरी भी नहीं है। बाकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मेन कोर कंसेप्ट क्या था? ये मान के चलता है कि मेटल लिगेंड का जो बॉन्ड है वो आयनिक इन नेचर होता है, ठीक है ना। द लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज नेगेटिव सेंटर एंड दीज नेगेटिव सेंटर आर सो अरेंज अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम दैट हियर इज मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम, ठीक है ना। और बस यही है, इन अ फ्री ट्रांजिशन मेटल ऑल द 5 ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी, ठीक है। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, इन्हें बोलते हैं डीजनरेट डी ऑर्बिटल, ठीक है। 1 2 3 4 5, जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये ना स्प्लिट हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि 2 ऊपर चले जाए, ऐसा हो सकता है कि 3 ऊपर चले जाए, ऐसा हो सकता है कि कम गैप हो, ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा गैप हो, ये आपको समझ आना चाहिए। यही सारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, बाकी तो बहुत ईजी है, एग्जाम्पल आप करोगे ही, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले तो डी ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं। डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डबल डबल होती है बेटा। शेप कौन कौन सी है पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ। ये है DXY, ये है DY, ये है ZX, ये है DYZ, ये है DX² - Y² और ये है DZ²। ये बिटवीन द एक्सिस जब बनता है ना, इसे बोलते हैं T2G, और जो ऑन द एक्सिस बनते हैं ना, इन्हें बोलते हैं EG। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जैसे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x और y एक्सिस के बीच में अपने डबल बनाए हैं। ये जो z एक्सिस है, z और x एक्सिस के बीच में अपने डबल बनाए हैं। ये जो DX² - Y² है, ये x एक्सिस पे और y एक्सिस पे अपने डबल बनाए हैं। क्लियर है, बात समझ रहे हो? अच्छा, अब कम टू द पॉइंट। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल मैंने बताया है, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, उसमें याद रखना EG ऊपर जाएगा, EG, इसको ऐसे रखना OA, ऑक्टाहेड्रल में EG ऊपर। और T2 मामा याद है ना, भुवन बम में T2 मामा होता था। टेट्राहेड्रल में T ऊपर जाएगा, T2G ऊपर जाएगा। देख पा रहे हो, कंसेप्ट होता है इसका। बाकी अभी तो मैं बोलूंगा, सिंपल याद रख लो इसको, OA T2, OA मतलब ऑक्टाहेड्रल में EG ऊपर और टेट्राहेड्रल में T2 ऊपर, बात खत्म। अच्छा, ये होता है लेवल 0। ये लेवल 0 से ऊपर है तो इनकी एनर्जी प्लस होती है, ये लेवल 0 से नीचे तो इनकी एनर्जी माइनस होती है। इन दोनों की एनर्जी मिला दें तो ओवरऑल सम इक्वल आना चाहिए। तो याद रखना, ये जो EG वाले होते हैं ना, इनकी एनर्जी होती है भाई 2 है ना, इनकी एनर्जी होती है 3/5, ठीक है। और जो 3 होते हैं ना, इनकी एनर्जी होती है 2/5। उनके इक्वल तभी तो प्रूव होगा, है ना। अब देखो, ये ऊपर है तो इनकी एनर्जी प्लस में होगी, और जैसे ये 3 है ना, ये नीचे की तरफ आपको 3 दिख रहे होंगे, 3 की एनर्जी कितनी होती है? 2/5। और माइनस में ये 3 है तो इनकी एनर्जी होगी, ये वाले 2 हैं तो इनकी एनर्जी होगी 2/5, और इनकी एनर्जी होती है बेटा 2 है ना, 2 की एनर्जी होगी 3/5, इनकी एनर्जी होगी माइनस में। अच्छा, एक रिलेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार बना है। जो टेट्राहेड, अच्छा ये जो गैप होता है, जैसे कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, ये ऑक्टाहेड्रल है, इसका जो गैप होता है ये होता है डेल्टा O, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल की जो एनर्जी होती है वो ऑक्टाहेड्रल के 4/9 टाइम्स होती है। इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल नहीं बनते, बट इस डाटा से न्यूमेरिकल एक दो बार बने हुए हैं, ठीक है। अगली बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आएंगे ना, ये गैप बढ़ जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा एनर्जी देते हैं, ज्यादा रिपल्शन होगी,
गैप ज़्यादा होगा। वीक फील्ड लिगेंड कम एनर्जी देते हैं तो गैप कम होगा। एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिससे हमें पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। अरेंजमेंट ऑफ ऑल लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CFSE वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की इंक्रीजिंग वैल्यू में लगा देते हैं, ठीक है ना। द लिगेंड्स विद स्मॉल वैल्यू ऑफ CFSE आर कॉल्ड वीक एंड द लिगेंड्स विद हायर वैल्यू ऑफ CFSE आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक है ना। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, आएगी बारात सीधा सुन शाने कल फरीदाबाद से, ओ बैल को पानी पिला। इसके बाद ये आता है, यहाँ पर EDT आता है, उड़ता हुआ अमीन मिलेगा इन नॉर्थ कनाडा और कोलंबो। CO सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है भाई। आगे बढ़ लेते हैं, देख लो भाई ये टेट्राहेड्रल में EG नीचे है, T2 जी ऊपर है, T2 टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल में E ऊपर है। याद रखना कि अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, जैसे कि आप देखो F है, अच्छा F6 है, CN6 है, दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, EG ऊपर होगा, दोनों में EG ऊपर है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो इधर EG का गैप बहुत ज्यादा है, इधर EG का गैप बहुत कम है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा एनर्जी देते हैं, ज्यादा गैप करवाते हैं, ये कम गैप करवाते हैं। ज्यादा गैप से क्या हो जाता है बेटा, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय नीचे रहना पसंद करते हैं, पेयरिंग हो जाती है। कम गैप से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने, है ना, आजकल का संसार ऐसा हो गया, हर कोई अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है ना। थोड़े से पैसे देके अगर अकेला रहा जा सकता है, थोड़ी सी एनर्जी देके अकेला रहा जा, बट ये गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दैट्स वाई हम बोलते हैं ना पेयरिंग करवाते हैं, इस वजह से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कलर, कलरलेस, ये कलरलेस होगा, इसमें सब पेयर्ड है और इसमें ये सब क्या होगा बेटा, कलर। क्लियर है, तो ये है सिंपल सा। और यहाँ पर आप डेल्टा O निकाल सकते हो। जैसे इस केस में अगर मैं डेल्टा O निकालना चाहूँ तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 है, 3 की एनर्जी कितनी होगी 2/5 और नीचे है तो -2/5। अगर मैं इस केस में निकालना चाहूँ डेल्टा O कैसे निकाले जाएंगे, नीचे 4 है, 4 की एनर्जी कितनी होगी, ये 3 वाले में से है -2/5 प्लस ऊपर 2 है और उनकी एनर्जी कितनी होगी बेटा प्लस की 3/5। क्लियर है कि नहीं, अब इसका सम कर लेना, बात आपकी बन जाएगी। तो बेटा जी ये है आपका सारे का सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन 30 मिनट्स। और ये एक बहुत लेंथी चैप्टर है, मैंने कोशिश की है कि जितना बेस्ट हो सकता है, जितने कम से कम टाइम में आपको कंप्लीट कर सकता हूँ, मैंने किया है। स्टिल आपको कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके सारे कमेंट्स पढ़े जाते हैं और जो ज़्यादा डिमांडेड कमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो भी आ जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन दे के मैं आज की क्लास को खत्म करना चाहूँगा। आप लोगों ने इसका नाम बता देना है, CrCN6K2, इसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। अच्छा K2 की बजाय K3 कर लेते हैं। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।